व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चे लोग? होप यू आर डूइंग वेल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। मस्ती में पढ़ना, मज़े में पढ़ना। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट हम लोग पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले जो है आपका ओवरव्यू जो है, इसमें क्या दिख रहा है भाई? ये जो ओवरव्यू है, ये फिगर जो आपको दिख रहा है ना, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। ठीक है, ये कौन सा फिगर है आपका? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। आप लोगों ने सबने नाम सुना ही होगा आई थिंक, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। तो बेसिकली ये कहाँ पर है? अब भाई यूरोप की बात करें तो ऑब्वियसली यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है और देखो इसके साथ क्या क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे पीपल्स गैदर्ड दिख रहे हैं, अलग अलग कलर के फ्लैग्स दिख रहे हैं। जैसे ये एक कलर हो गया, ये एक कलर हो गया, ये एक कलर हो गया। ठीक है, ये भी एक कलर हो गया। इस तरीके से अलग अलग कलर्स के फ्लैग्स दिख रहे हैं। ये देखो, ये एंजल्स वगैरह टाइप से दिख रहे हैं ये सब। इसके अलावा ये इतने सारे लोग जो है वो गैदर्ड दिख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, हमको ये समझना है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ ताकि हमको वापस आना ना पड़े प्रीवियस इसमें। ठीक, ये जो है ना, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ना, इनके एक हाथ में जो है वो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट मतलब एक टॉर्च है जो सबको रोशनी दे रही है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड लिखी हुई है, फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब मे भी आप लोगों को पता हो, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। इसका मतलब होता है ब्रदरहुड। तो ये हमको एक लाइट दिखा रही है, एक पाथ शो कर रही है। लाइट, अंधेरे में टॉर्च दिखा के हमको कहीं रास्ते में जाना होता है तो हम जलाते हैं ना टॉर्च, उसी तरीके से ये भी हमको टॉर्च से दिखा के जो है वो रास्ता शो कर रही है और फ्रेटर्निटी की तरफ जाने का मैसेज दे रही है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखो, फिगर 1, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन द नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फेडरिक सोरियो। ये जो पिक्चर है ना, ये डायग्राम जो है ना, इसको फेडरिक सोरियो ने जो है वो प्रिपेयर किया था। ठीक है, ओके, अब अपन आगे चलते हैं। इन 1848 फेडरिक सोरियो, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republics. ठीक है, as he called them। देखो, फेडरिक सोरियो एक प्रिंटर था और आप सबको पता है कि जिनको भी पेंटिंग्स आर्ट्स पसंद होंगे वो लोग कुछ अलग ही चीज़ें बनाने का क्रिएटिविटी सोचते हैं। तो सोरियो के मन में उस टाइम पे था कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक वाला जो टाइम होगा वो कैसा होगा, तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, तो द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो इसमें कौन कौन से लोगों को बताया गया है? पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका को बताया गया है। उसमें मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, हर उम्र के आदमी और औरत है, मैन एंड वुमेन है, और ये सब के सब क्या कर रहे हैं? एक लॉन्ग ट्रेन में, मतलब एक सीरीज़ बना के, एक चेन बना के मार्च कर रहे हैं, वहाँ पर से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। एंड ऑफरेज होमिंग टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। और जैसे ही वो लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने पहुंच रहे हैं तो उसको होमेज दे रहे हैं। जैसे आप सब लोग मंदिर, टेम्पल्स के सामने से यदि गुजरते हो तो सब प्रणाम करते हो ना, हल्का सा सर झुका के, बिल्कुल उसी तरीके से होमेज दे रहे हैं, सजदा कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उन्होंने किस तरीके से देखा है? एक फीमेल फिगर की तरह देखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसको एक इम्पॉर्टेंट मैं मार्क करके चलती हूँ आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हमने, या जो प्रिंटर्स थे उन्होंने किस हिसाब से देखा था? तो ये एक फीमेल फिगर के हिसाब से देखा था। जैसे भारत माता को हम भारत माता बोलते हैं, वो भी एक फीमेल फिगर है, हम भारत पिता नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कोई पर्सन नहीं था, बट उनको एज अ सिंबल, एज अ फीमेल सिंबल माना गया था। ठीक है, मदर का दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and charter of rights of man in the other। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, उन्होंने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट रखा हुआ है एंड दूसरा जो उनका हाथ है उसमें उन्होंने चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन लिखा हुआ है। मतलब चार्टर इन द सेंस एक डॉक्यूमेंट है, एक परमिशन दे रहे हैं कि लोगों को अब उनके अधिकार मिलेंगे करके, क्योंकि हम किसकी तरफ जा रहे हैं? डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो सिंबल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है उदारता, थोड़ा सा छूट देना, फ्री करना। तो ये जो है ये इन्हीं सारी चीज़ों को बता रहा है, जो चेंजेस आए थे, जो नेशनलिज्म आया था, उसी के बारे में बातें चल रही हैं।
ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई इन द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक इमेज है जो कि शैटर्ड हो चुकी है, वो किसकी है? एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस की है। अब बात आती है एब्सोल्यूट क्या होते हैं। तो देखो ये जो एब्सोल्यूट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब उन किंग से है, उन मोनार्क से है जो लोग बहुत ही ज़्यादा टिपिकल राजा टाइप से होते थे, खड़ूस टाइप से एकदम अत्याचारी जो होते थे, उनको एब्सोल्यूट बोला जाता था। और इन द सोरेयूस यूटोपियन विजन। ठीक है, एक और वर्ड यूज़ किया गया है, क्या है वो आपका? यूटोपियन। यूटोपियन का सिंपल सा मतलब होता है आइडल। ठीक है, आइडल विजन। तो जो सूर्य का जो आइडल विजन है, जो यूटोपियन विजन है, उसमें क्या बोला गया है? उसमें ये बोला गया है कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर किसका अंत बताया गया है? एब्सोल्यूट का अंत बताया गया है, एंड बताया गया है। वो शैटर्ड हो चुका है। जो बहुत ज़्यादा किंग्स रूल चलता था या मोनार्क चलता था या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते थे, वो ख़त्म हो रहे हैं और यूटोपियन विजन, एक आइडल विजन शुरू हो रहा है। और साथ में ये भी बोला गया है कि यहाँ पर बहुत अलग अलग नेशंस के मैन एंड वुमेन जो है वो अपने अपनी कंट्रीज़ का अलग अलग फ्लैग लेके यहाँ पर मार्च कर रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने अपना होमेज दे रहे हैं। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेसन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो सबसे पहले कौन खड़ा हुआ है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने इस पूरे के पूरे प्रोसेस में? तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट, यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड जो है वो सबसे आगे खड़ा हुआ है, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, जो अब तक के फ्री हो चुके थे, एक नेशन स्टेट बन चुके थे, मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुके थे। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर। ठीक है, और फ्रांस जो था वो किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई हुआ था? ट्राई कलर। उनका जो फ्लैग था वो ट्राई कलर फ्लैग था। इसको अपन देख सकते हैं, जैसे मैं आपको मार्क करके बता दे रही हूँ, वेट अ सेकेंड। ठीक है, चलो, तो ये जो है, ये जैसे आपका एक यूएसए होगा, ये स्विट्ज़रलैंड होगा, देन ये जो ट्राई कलर दिख रहा है ना, ये फ्लैग जो है वो किसका है? ये फ्रांस का होगा। तो इस तरीके से इसके बाद फिर और पीछे और भी सारी कंट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से जो कंट्रीज़ है ना, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से पास हो रही हैं और उनको होमेज दे रही हैं। ठीक है, उनके सामने सर झुका रही है, उनके सामने सजदा कर रही हैं। आगे चलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले यूएसए था, स्विट्ज़रलैंड था, देन फ्रांस था। और फ्रांस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया था? उसके ट्राई कलर फ्लैग से किया गया था। हैज़ जस्ट रिच द स्टैच्यू, जो अभी अभी तुरंत स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा था। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ठीक है, और फ्रांस के पीछे कौन आया था भाई? जर्मनी आया था। और जर्मनी का जो फ्लैग था उसका कलर क्या था? इसको आप लोगों को मार्क करना है, ब्लैक था, रेड था एंड गोल्ड फ्लैग। ये कौन से स्टेट का था? ये जो था आपका जर्मनी का था। ठीक है, इसको भी आपको लेके चलना है साथ में। Interestingly, at the time when Soryu created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principles into a nation-state under a democratic constitution. ठीक है, तो इस पूरे के पूरे पैरा में क्या बोलना चाह रहा है? जब ये फिगर बनाई गई थी, जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई गई थी, उस टाइम पे जो जर्मनी थी वो एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। वो अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, इंडिपेंडेंस के लिए वो स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, उसके बावजूद वो एक सिंबलाइज कर रहा था, वो अपना फ्लैग दिखा के ये बता रहा था कि हम भी अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, एंड दे विल ऑल्सो गेट इंडिपेंडेंस। ठीक है, फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिलाइसिस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो इस तरीके से जर्मनी के बाद बाकी सारे किंगडम्स थे, ऑस्ट्रिया वगैरह थे, सिलाइसिस, लोम्बार्डी, पोलैंड, ठीक है, इंग्लैंड, आयरलैंड एंड रशिया, हंगरी, ये सारे के सारे जो थे एक वन बाय वन जो थे, एक के बाद एक वहाँ पर से गुजर रहे थे। From the heavens above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. ठीक है, और हमने क्या देखा था कि उस टाइम पे जो हेवन जो था, आसमान था, वहाँ पे एंजल्स वगैरह भी थे। एंजल्स वगैरह जो थे वो लोग क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे कि किस तरह से क्रिस्ट थे, जीसस क्राइस्ट जो थे वो थे, तो वो सबके सब देख रहे थे तो कैसे लोग अपने लिए लड़ाई कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो
ये जो है यहाँ तक के लिए आपके इम्पोर्टेंट था। फिर अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। तो दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरेयो। तो इसमें हमको बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में पढ़ना है जो सोरेयो ने बताया था। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म एमर्ज एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, नेशनलिज्म आया था। नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना होती है। जैसे बहुत एंशियंट टाइम पे यदि आप बात करो ना, तो हर पर्सन अपने इंडिविजुअल के बारे में सोचता था। लेकिन आज का जो टाइम है उसमें जो है, यदि हमसे हम लोग मतलब हर पर्सन जो है वो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अलग कास्ट का होता है। लेकिन जब भी बात नेशन की आती है, देश की आती है, तो सबके सब इंडियन बन जाते हैं, सेम बन जाते हैं। तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई थी ना, ये उस टाइम पे यूरोप में आ रही थी। तो कैसे आई थी, ये हमको इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe। ठीक है, वेट अ मिनट। तो यहाँ पर जो था, क्या हुआ था, यूरोप पहले क्या था, एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट था, और उसमें अलग अलग नेशंस नहीं थे, अलग अलग कंट्रीज़ नहीं थे, बल्कि अलग अलग एम्पायर्स थे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में फ्रेंच एम्पायर्स के बारे में पढ़ा है, बर्बन एम्पायर्स था, उसी तरीके से अलग अलग एम्पायर्स थे। और उसको क्या किया गया, बाद में लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक जैसा लैंग्वेज बोलने वालों के लिए एक नेशन बना दिया गया। जैसे फ्रेंच बोलने वालों के लिए फ्रांस बना दिया, इटालियन बोलने वालों के लिए इटली बना दिया, जर्मन बोलने वालों के लिए जर्मनी बना दिया। तो इस तरीके से बाद में जो डिवीज़न हुआ है, ये नेशनलिज्म कैसे आया, ये सब हमको देखना है। The concept and practice of modern state in which centralized power exercise sovereign control over clearly defined territory। तो ये सब हमको देखना है कि किस तरीके से टेरिटरीज बनी, किस तरीके से आज की डेट में जो कंट्रीज है वो बने थे। had been developing over a long period of time in Europe, और ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। ठीक है, तो अब नेशन स्टेट में क्या बात आती है कि हर पर्सन की, एक नेशन में रहने वाले हर एक पर्सन की एक कॉमन आइडेंटिटी होती है कि वो उस कंट्री का, उस पर्टिकुलर कंट्री का रेसिडेंट है, सिटीजन है। जैसे इंडिया में आप प्रेसिडेंट से लेकर किसी भी एक नॉर्मल पर्सन की बात करो, ठीक है, किसी भी एक डोमेस्टिक सर्वेंट की भी आप बात करो, चाहे कोई भी क्लास का हो, कोई भी जेंडर का हो, सभी के सभी इंडियंस होंगे जिनके पास इंडिया की नागरिकता है, सिटीजनशिप है। तो ये क्या होती है, एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। ठीक है, दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। तो ये जो कॉमननेस आया है ना, ये अचानक भयानक नहीं आया कि कल सोचे कि हम लोग एक कंट्री बनाते हैं, आज बन गए। ये बहुत सारे स्ट्रगल्स के थ्रू आया है, बहुत सारे लीडर्स की थिंकिंग के थ्रू आया है, टाइम के साथ आते गया है। ठीक है, दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि किस तरीके से ये नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में आया था, कौन से सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में। फिर हम लोग इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस तरीके से हमारा इस बार का सिलेबस होगा हिस्ट्री का। आज हम लोगों ने ओवरव्यू देखा है, नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीडियो से जो है हम मेन चैप्टर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए ओवरव्यू, सिंस यू आर अ बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट्स। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, और ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि समझ आए। और भले ही छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स में कर लेंगे ताकि हर एक पार्ट क्लियर रहे, और जिसको जिस पार्ट में ज़्यादा डाउट है वो उसको अच्छे से पढ़ ले, डबल ट्रिपल पढ़ ले। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन यहीं पर ओवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। और हाँ भाई, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आप जितने लोगों को शेयर करोगे आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। ठीक है, चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।